ना घाटो घर दिया घाटो को। तो अभी तक हमने सिर्फ एक सिंपल नेक्स्ट.जेएस की ऐप बनाई है, ये सिंपल कमांड लिख के नेक्स्ट.जेएस का, और इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। सर काइंडली कुछ लोगों के माइक खुले हुए हैं तो बंद करवाएं क्योंकि फिजूल से शोर आ रहा है। सही, मैं सबको म्यूट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी जब हम npm indev लिख के एंटर करेंगे। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई यहाँ पर। इस यूआरएल के ऊपर लोकल होस्ट 3000 के ऊपर आपको ये ऐप रन होते हुए नजर आ जाएगी। और इस तरह की आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। ये इसका डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट पेज है। इस हम पब्लिक में जाके पहले जो नेक्स्ट.जेएस की फालतू चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देते हैं। पब्लिक में जो भी है डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ऐप डायरेक्टरी में जाके ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमारी वेबसाइट होगी, तो यहाँ पर जो चीज़ें भी हमें नहीं चाहिए उनको डिलीट कर देते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ से इसका नाम चेंज कर देते हैं, टाइटल नेक्स्ट.जेएस, और टाइटल यहाँ पर शो होगा मुझे टैब के अंदर। यहाँ देते हैं नेक्स्ट.जेएस एपीआई, और पेज डॉट टीएक्स में जाके सब कुछ हटा देते हैं, यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है। और यहाँ से सिंपल हम रिटर्न करेंगे एक हेलो वर्ल्ड H1 में। और जब यहाँ पर जाएंगे तो इसको सेव करके जब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। अब मैं यहाँ ग्लोबल डॉट सी एस एस में जाके यहाँ से सी एस एस की स्टाइलिंग हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे अभी चाहिए नहीं। और इसको सेव करके जब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो अब बिल्कुल सिंपल सा हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हमने क्लास में ना देखा हो। अब हम इसमें इस अपने प्रोजेक्ट में प्रिज्मा को इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का मेन टॉपिक ही प्रिज्मा है। तो अभी अभी हम इसमें प्रिज्मा को इनिशियलाइज करते हैं। अब प्रिज्मा है क्या? प्रिज्मा हमें हमारी डेटाबेस से बात करने में हेल्प करेगा। अगर मेरी मोंगो डीबी की डेटाबेस है तो उसके लिए मैं मोंगूस इस्तेमाल करता हूँ। अगर मेरी एसक्यूएल की डेटाबेस है तो उसके लिए मैं एसक्यूएल की जो अपनी क्यूरीज हैं, जैसे सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट डिलीट हो गया, मैं वो इस्तेमाल करूँगा, है ना। लेकिन प्रिज्मा इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है? अगर मैं प्रिज्मा इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे लिए सब चीज़ों के लिए एक ही सोल्यूशन आएगा। प्रिज्मा अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ मोंगो डीबी तो भी मैं प्रिज्मा से जरिए बात कर सकता हूँ, मुझे मोंगूज की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एसक्यूएल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे एसक्यूएल की रॉ क्यूरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल प्रिज्मा के जरिए उससे बात कर सकता हूँ। प्लस जो मेरे डाटाबेस में मॉडल बने हुए होंगे, जैसे कि एक स्टूडेंट का मॉडल होगा, एक कोर्स का होगा कि वो स्टूडेंट कौन से कोर्स में है। अगर मैं टेबल इसको है ना सर एक तरह से। जी मॉडल्स जो है वो जी जी टेबल्स है ना सर। जी जी बेस के टेबल्स होते हैं। जब हम माइग्रेट करेंगे तो वो डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट कर देगा। ऐसे ही है। जी जी ऐसे होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है वो एक स्नैपशॉट ले लेता है डेटाबेस का। इसको ऐसे समझते हैं जैसे ये मेरा एक स्टूडेंट का टेबल है और ये जी मेरा एक कोर्स का टेबल है। अब इसमें मुझे क्या करना है, अब मैं इसमें एक जगह यहाँ पर मैंने अपना स्टूडेंट सेव कराया हुआ है, और मुझे ये भी याद रखना है कि स्टूडेंट कौन से कोर्स में उसने एडमिशन लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिखूँ और यहाँ पर कोर्स लिखूँ, सही। स्टूडेंट का नाम मिसाल के तौर पे मेरी एंट्री है हुनैन, और उसका कोर्स चल रहा है BScs। तो अब ये मेरा एक स्टूडेंट की एंट्री है, ये मेरे एक कोर्स की एंट्री है। इसी तरह मेरे पास फीस है, यहाँ पर एक फ़ीस का टेबल है कि बच्चे की फ़ीस पे है नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास एक सर ये फ़ी का। टेबल्स को आपसे लिंक कैसे सर कर रहे हैं? हाँ, वो भी ठीक हम है थ्रू। देखेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो ये क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक फ़ी की एंट्री है और यहाँ पर पेड की एंट्री है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी तो याद रखना पड़ेगा कि कौन से स्टूडेंट ने फ़ी पे करी है नहीं। तो हमें यहाँ पर ये भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कौन से स्टूडेंट की फ़ीस है। फिर हमें यहाँ पर ये भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि उसने फ़ीस तो पे करी है लेकिन कितनी पे करी है। हर कोर्स की अलग फ़ीस होगी, तो हमें यहाँ पर कोर्स भी
यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ एंट्री करूँगा तो यहाँ दोबारा से मैं पहले लिखूंगा उसने फीस पे कर दी, इस पर ट्रू कर देंगे। फीस उसकी कितनी थी, ये कैसे डिसाइड होगा, उसके कोर्स से। मिसाल के तौर पे उसकी फ़ीस थी 5,000, और फिर मुझे याद रखना पड़ेगा उसने फ़ी पे करी है, तो इस पर ट्रू। और फिर स्टूडेंट कौन था, हुनैन। इस और उसके बाद कोर्स क्या था उसका, BSCS। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ही चीज़ जो मैंने यहाँ पर एंटर करी थी वो मुझे इस वाले टेबल में भी एंटर करनी पड़ गई। रिलेशनल मैपिंग से मैं क्या करूँगा, मैं एक ही जगह ये एंटर करूँगा स्टूडेंट की डिटेल, और मैं इन दो टेबल्स को आपस में लिंक कर दूंगा। यानी मैं इसका एक नया मॉडल क्या बनाऊंगा, मैं सर इस, ये प्रिज्मा एक है ना स्कीमा सर बनाता है ना जी, डेटाबेस से टेबल्स बात का करने के लिए। स्कीमा डेटाबेस में। जी, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक टेबल में स्टूडेंट रखूँगा, एक टेबल में मैं कोर्स रखूँगा, और एक टेबल के अंदर मैं उसकी फ़ीस की डिटेल रखूँगा उस सब की। और मैं क्या करूँगा, मैं बजाय बार बार एक जैसी एंट्रीज करने के, मैं इन सब टेबल्स को आपस में जोड़ दूंगा। किस तरीके से, मैं यहाँ लिखूँगा, ये मेरे स्टूडेंट का टेबल है, यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट है हुनैन। ये मेरे पास कोर्सेज का टेबल है, यहाँ मेरे पास कोर्सेज हैं, BSCS है, मेरे पास अप्लाइड केमिस्ट्री है, मेरे पास फिजिक्स है, मेरे पास बहुत सारे सब कोर्सेज हैं। यहाँ पर मेरे पास फीस फीस है, BSCS की 30,000 है, अप्लाइड केमिस्ट्री की 60,000 है, फिजिक्स की 1 लाख है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट फीस रख दी ना। अब मैं करूँगा, मैं यहाँ पर बजाय बार बार एक ही हर टेबल में दोबारा दोबारा हुनैन लिखने के, दोबारा दोबारा अपना कोर्स लिखने के, मैं हुनैन को लिंक कर दूंगा BSCS से, और BSCS को लिंक कर दूंगा BSCS की फ़ीस से। अब मैंने इन सारी डिटेल्स को आपस में लिंक कर दिया, आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया। अब मुझे बार बार एक ही टेबल में सेम एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और जब भी मुझे डाटा मांगना होगा डेटाबेस से, मैं इन सबको ज्वाइन करा लूँगा, इन एंट्रीज को, और डाटा ले लूँगा। और जब भी मुझे डाटा इंसर्ट कराना होगा, तो मैं एक ही सिंगल क्वेरी से इन सब में डाटा इंसर्ट भी करा सकता हूँ। मैंने इन सबको आपस में मैप कर दिया। अगर ये सब मुझे SQL के ज़रिए करना पड़े ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। या ये अगर मुझे mongoose के ज़रिए करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिलेशनल मैपिंग MongoDB की थोड़ी सी मुश्किल है SQL डेटाबेसिस से। तो अब मैं कर रहा हूँ, अब मैं ये करूँगा किस तरह, मैं डेटाबेस का स्कीमा बनाऊंगा। मैंने हुनैन को इस BSCS का लिंक कर दिया, BSCS को इसके साथ लिंक कर दिया, लेकिन अब मैं याद कैसे रखूंगा, मैं पहले सबसे पहले तो इनको IDs दूंगा। तब मैं हुनैन को, हुनैन जो वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रिंग, इसको मैं करा सकता हूँ, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर डेटाबेस में 4 स्टूडेंट है हुनैन नाम के, अगर मेरे पे यहाँ पर एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है सलीम, एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है अकरम, और एक और स्टूडेंट है जिसका नाम दोबारा से हुनैन है। अब जब मैं अब अगर मैंने यहाँ पर सलीम को मैप करा दिया अप्लाइड केमिस्ट्री के साथ, इसकी फ़ीस मैंने कर दी 30,000। उसके बाद अकरम ने एडमिशन ले लिया BSCS में ही, उसके बाद अकरम की फ़ीस हो गई 60,000। लेकिन अब जब ये वाला हुनैन आया ना मेरे पास, अब इस ये हुनैन जब अगर एडमिशन ले रहा है फिजिक्स में, और मैंने इसको मैप करा दिया 1 लाख के साथ, लेकिन जब मैं डाटा मांगूंगा ना, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ये वाले हुनैन की बात कर रहा हूँ या ये वाले हुनैन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 हुनैन है। अब इस मसले का हल क्या है, मैं यहाँ पर हुनैन का पूरा नाम लिख दूँ, यहाँ हुनैन हैदर लिख देता हूँ, या मोहम्मद हुनैन लिख देता हूँ। अब मेरा मसला हल हो गया। लेकिन अगर 2 मोहम्मद हुनैन आ गए फिर, तो नाम से इनको मैप करना एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि नाम दुनिया में बहुत सारे लोगों का सेम हो सकता है। अच्छा आइडिया क्या है कि मैं इनको मैप कर दूं, इनको आपस में लिंक कर दूं इनके किसी ऐसी प्रॉपर्टी से जो सबकी अलग होगी। मैं इनको किसी प्रॉपर्टी से लिंक कर सकता हूँ। मैं इनको आंखों के कलर से लिंक कर सकता हूँ, इसकी आंखों का कलर ब्राउन है, इसकी आंखों का कलर ब्लू है, मैंने इनको आई कलर से लिंक कर दिया। या मैंने इसको, इसके बालों का कलर ब्लैक है, इसके बालों का कलर ब्राउन है, बालों के कलर से ब्राउन कर दिया। लेकिन फिर से मसला आ सकता है कभी ना कभी कि दो प्रॉपर्टीज उसकी सेम, दो सेम प्रॉपर्टी, सेम नाम और सेम बालों के कलर वाले हुनैन आ गए, फिर मैं फंस जाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल डेटाबेस में आईडी का इस्तेमाल करते हैं। हुनैन की एक आईडी दे देंगे, इस वाले हुनैन को एक आईडी दे देंगे, अकरम को एक आईडी दे देंगे। हमने यहाँ पर इस हुनैन को आईडी दे दी 1, इस सलीम को आईडी दे दी 2, अकरम को आईडी दे दी 3, और हुनैन को आईडी दे दी
4। इसी तरह मैंने कोर्सेज को भी आईडी दे दी 1, इसको मैंने आईडी दे दी 2, इसको मैंने बोल दिया 3, और इसी तरह मैंने फीसेस को भी आईडी दे दी 1, 2 और 3। अब मैं करूँगा बजाय इसके कि इनके नाम से और स्ट्रिंग से इनको मैप कराने के, मैं इनको इनकी आईडी से मैप करा दूंगा। अब आईडी 1 जो है ना, वो सिर्फ एक ही बच्चे की होगी, चाहे अगर 4 हुनैन के नाम वाले लोग भी आ जाएं तो उनकी आईडीज कभी भी सेम नहीं होने वाली, क्योंकि आईडीज तो कंप्यूटर जनरेट करेगा या टीचर जनरेट करेगा। आईडीज एक तरह से रोल नंबर है। अब बीएससीएस, अब 2 बीएससीएस के कोर्स आ जाएं, लेकिन दोनों की आईडीज हमेशा डिफरेंट होंगी, तो मैं इनको इनके आईडी के जरिए मैप कर दूंगा। अब ये होगा किस तरह? पहली चीज़ जो हम प्रिज्मा में बनाते हैं वो होता है स्कीमा। स्कीमा होता है स्केलेटन आपके डेटाबेस का। स्कीमा में मैं डिफाइन करता हूँ कि मेरा जो टेबल या मेरी जो जेसॉन बनेगा, अगर हम मोंगोडीबी में काम कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में डाटा सेव करते हैं, अगर हम एसक्यूएल में काम कर रहे हैं तो हम टेबल्स में रॉ और कॉलम की शक्ल में डाटा सेव करते हैं, लेकिन चीज़ें दोनों में सेम ही होती हैं। स्कीमा कैसे बनाते हैं? स्कीमा बनाने के लिए मैं पहले अपने टेबल का नाम बताऊंगा। यहाँ पर मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब यहाँ पर टेबल, मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेबल को इस तरह बोलने कि जो मैं चीज़ सेव करा रहा हूँ वो असल में है क्या। अब फिलहाल जो मैं चीज़ सेव करा रहा हूँ वो स्टूडेंट है, उसकी टाइप क्या है? यानी अगर मैं डेटाबेस में सेव करा रहा हूँ होंडा सिविक, तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो एंट्री है, ये जो होंडा सिविक और इसकी मैं प्राइस सेव करा रहा हूँ, ये या फिर क्वांटिटी सेव करा रहा हूँ, जैसे होंडा सिविक और 4, मेरे पास एक वैल्यू है और मैं इसकी क्वांटिटी मेरे पास है 4। अब मुझे बताना पड़ेगा डेटाबेस को कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये 2 वैल्यूज़ जाएंगी कहाँ पर, कौन सी डेटाबेस में जाएंगे। और ये मैं कैसे बताऊंगा? अलग अलग कलेक्शंस बना के। एक कलेक्शन क्या होगी, मैंने बहुत सारे सिक्के जमा कर लिए, वो एक कलेक्शन हो गया। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ जमा कर ली, वो एक कलेक्शन हो गया। अब अगर मुझे कोई नया सिक्का डालना है तो वो मैं अपनी सिक्कों वाली कलेक्शन में डालूंगा, कभी भी अपनी गाड़ियों वाली कलेक्शन में सिक्का नहीं डालूंगा। और अगर मैंने कोई नई गाड़ी खरीदी है तो मैं उसको गाड़ियों वाली कलेक्शन में डालूंगा, उसको मैं अपनी सिक्कों वाली कलेक्शन में नहीं डालूंगा। इसी तरह जब ये होंडा सिविक और मैं इसकी क्वांटिटी जो 4 है, ये जब भी मैं डेटाबेस में सेव कराऊंगा तो मुझे इसी की रिलेटेड कलेक्शन में इसको सेव कराना पड़ेगा ना। मैं इसको स्टूडेंट में सेव नहीं करा सकता हूँ कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये एक कार की डेटाबेस है। इसी तरह जब मैं हुनैन और इसकी आईडी सेव कराऊंगा और इसका कोर्स सेव कराऊंगा, तो मैं इसको कार्ड वाली डेटाबेस में सेव नहीं कराऊंगा, मैं इसको स्टूडेंट वाली डेटाबेस में सेव कराऊंगा। तो पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि जो भी डाटा मैं सेव करा रहा हूँ उसकी टाइप क्या है। अब एसक्यूएल डेटाबेस में उसको हम कहते हैं टेबल्स, और मोंगोडीबी में हम उसको कहते हैं कलेक्शंस। तो पहले तो मुझे स्कीमा में बताना पड़ेगा कि उसकी टाइप क्या है, मैंने यहाँ पे बता दी मेरी टाइप है स्टूडेंट। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि उसका ढांचा क्या होगा, क्योंकि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेगा, कौन कौन सी कौन कौन सा डाटा मुझे इसका सेव करना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, मुझे सेव करनी है उसकी आईडी, फिर मुझे इसका सेव करना है फुल नेम, फिर मुझे सेव करनी है उसकी एज, फिर मुझे सेव करना है उसका कोर्स। और अब यहाँ पर मैं उसका कोर्स भी सेव कर सकता हूँ, उसका कोर्स आईडी भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए हम सिंपल रखते हैं कोर्स सेव कराते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे आखिरी जो सेव करानी है वो उसकी फ़ी पेड है या नहीं है। तो इस तरह से मेरा स्कीमा बनेगा। उसके बाद जब मैंने ये स्कीमा बना दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा कि ये इन प्रॉपर्टीज़ की टाइप क्या होगी। और वो कैसे डिफाइन करूँगा? बहुत सिंपल है। यहाँ तक अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, बताइए सर आप आगे। अच्छा सर, बिस्मा के सीखने के लिए हमें बेसिक क्या क्या आना चाहिए? आपको डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए बस। अच्छा, डेटाबेस। सॉरी, डेटाबेस में मतलब एसक्यूएल नोड्स के लिए जैसे हो गए। क्या बोल रहे हैं?
सर मैंने कहा कि डेटाबेस में एसक्यूएल भी है, नो एसक्यूएल भी है, तो मतलब इन दोनों का पता होना चाहिए। आपकी आवाज़ सही नहीं है, समझ आई मुझे। सर मैं कह रहा हूँ, आवाज आ रही है सर? जी जी, अब आ रही है सही। हाँ मैं कह रहा हूँ कि डेटाबेस में एसक्यूएल भी है और नो एसक्यूएल भी है, तो क्या दोनों हमें जाननी चाहिए मतलब? एक मिनट, बीच में कोई बोलने लग गया था, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, अब आप बोलें। अब अपने आप को अनम्यूट करके बोलें, तो बीच में कोई बोलने लग गया था। सर मैं कह रहा हूँ डेटाबेस में एसक्यूएल भी है, नो एसक्यूएल भी है, ठीक है, तो ये क्या हमें इन दोनों का इल्म होना चाहिए? नहीं, प्रिज्मा प्रिज्मा जो है वो दोनों के साथ काम करता है। तो अगर आपको किसी एक की भी नॉलेज है ना, तो प्रिज्मा जी। को किसी एक के साथ इस्तेमाल करना। अगर आपको नो सीक्वल अच्छा आता है तो नो सीक्वल के साथ इस्तेमाल कर लें, अगर आपको एसक्यूएल अच्छा आता है तो एसक्यूएल के साथ इस्तेमाल कर लें। प्रिज्मा डेटाबेस नहीं है। प्रिज्मा डेटाबेस से बात करने का, डाटा लेने का, डाटा रखने का, उसको अपडेट करने का, उसको डिलीट करने का एक तरीका है। प्रिज्मा सही सही। एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में होता है। जी। यानी आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट है। वो मोंगोडीबी के मोंगोडीबी का क्लाउड है, मोंगोडीबी के कंप्यूटर से वहाँ पर आपकी डेटाबेस पड़ी हुई है, और आपके जो नेक्स्ट बस। जेएस की एप्लीकेशन है वो आपके कंप्यूटर पर पड़ी हुई है। इसी तरह एसक्यूएल की डेटाबेस वो अलग एसक्यूएल के क्लाउड पे पड़ी हुई है। तो आपने अब अपने एप्लीकेशन से, अपने डेटाबेस से बात करना है, मोंगोडीबी से बात करना है, तो उसमें एक चीज़ आती है मोंगूस। मोंगूस के जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन प्रिज्मा के जरिए हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रिज्मा जो है वो एक तो मोंगूस से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देता है, दूसरा मैपिंग में बहुत मदद करता है, दूसरा प्रिज्मा में हम स्कीमा बना सकते हैं, और वो जो स्कीमा है उससे हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे रोकना है यूज़र को कि वो एक्स्ट्रा फील्ड ऐड ना करे, तो मैं स्कीमा के ज़रिए रोक सकता हूँ। और अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता हूँ अपनी डेटाबेस की। तो बहुत सारा काम मैं प्रिज्मा के ज़रिए कर सकता हूँ, जो मंगूस के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर, अच्छा सर, प्रिज्मा इसमें ये यहाँ पे मॉडर्न एक भी है ना? सवाल है सर। है प्रिज्मा नहीं, मॉडर्न नहीं, मॉडर्न की बात नहीं है। प्रिज्मा जो है वो काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है। सही। वेब सेव मतलब भी ये इसे कह लाइब्रेरी है सकते हैं शायद, सर। इससे हम फ्रेमवर्क कह सकते हैं। जी, प्रिज्मा जिस तरह अब नोड जेएस लोग इस्तेमाल करते थे और अब नेक्स्ट जेएस आ गया, तो नेक्स्ट जेएस मॉडर्न जी। नहीं है। नेक्स्ट जेएस ने उस चीज़ को थोड़ा आसान कर दिया जो नोड जेएस में हो रही थी। अब बहुत सारी चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है लोगों को। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल है सर। हमारे पास जो मोंगोडीबी के एग्रीगेशन के टूल है सर, हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अंदर सर? प्रिज्मा के अंदर जी सर, एग्रीगेशन का यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशंस में, जो हम यूज़ करते हैं मोंगोडीबी की बैकएंड पे, उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हम प्रोजेक्ट। यूज़ कर भी सकते हैं, और यहाँ पर अपने फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। ओके एग्रीगेशन सर, टूल से थैंक यू मुराद आप सर। कौन से बोल रहे हैं? सर जैसे एग्रीगेशन क्यूरीज हमारे पास होती है कैलकुलेशंस की, बाकी सीक्वल के अंदर, जैसे मैक्सिमम है, मिनिमम है, हाँ, और वो इस हम यहाँ हिसाब कर से सकते हम हैं। लोग कर सकते हैं। ओके सर। तो सर एक सवाल ये था, जो डेटा एपीआई के थ्रू हमें आता है, वो भी उसको भी प्रिज्मा के थ्रू हम इनपुट या आउटपुट उसका ले सकते हैं, वो इंसर्ट करवा सकते हैं डायरेक्ट, या हमें डायरेक्ट एपीआई के थ्रू इंसर्ट करवा देता है? किसी किसी और की एपीआई के एपीआई। थ्रू अगर हमें किसी और की एपीआई या किसी भी कोई एपीआई है जो हमारे पास इसका टोकन है, हम उसका डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, तो उसको हमें अपने डेटाबेस में सेव करवाना है, तो उसके लिए क्या तरीके का होगा? वो तो हम पहले अपने डेटाबेस में अपने कोड में स्कीमा बनाएंगे, फिर वहाँ से जो डाटा आ रहा है ना, उसको वो हमारा स्कीमा से मैच करना चाहिए। उसके बाद फिर हम उसको अपने डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। किसी और की एपीआई में डाटा तो हम पुश नहीं कर सकते जब तक उसने हमें अलाउ नहीं किया नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, हम अपनी एपीआई बेसिकली हम किसी की एपीआई से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, हमारे पास डेटा आ रहा है उसमें, ठीक है, तो जिस तरह उसका डेटा आ रहा है वही स्ट्रक्चर या वही कलेक्शन जो है हमें अपने पास ऐड करने पड़ेंगे अपने स्कीमा में, तो फिर हम उसको अपने डेटाबेस में इनपुट कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे हमारी एप्लीकेशन ऐसी है जो किसी से एपीआई से डेटा ले रही है और हम उसको चला रहे हैं आगे। लेट सपोज जैसे बुकिंग्स की ऐप होती है, एयरलाइंस की हो गई या ट्रेन की हो गई, बहुत सारी होटल बुकिंग हो गई, वो डेटा जो है वो हमें देती है कि भाई हमारे पास ये अवेलेबल है, ये नहीं है, और वो हर 1-2 मिनट बाद डेटा अपडेट होता है, ठीक है। तो जब भी यूजर आता है उसके पास करंट डेटा आ रहा होता है, जो भी यूजर हमारी एप्लीकेशन पे आता है। लेट सपोज के पाकिस्तान रेलवे की एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो जो है ना बुक मी को भी डेटा दे रही होती है, और बहुत सारी बुक करो, ये बहुत सारी
जो एप्स है उनको डेटा प्रोवाइड कर रही होती है रियल टाइम में। ठीक है, तो अब वो जो हम मिसाल के तौर पे आप बुकिंग करते हैं तो वो आता है कि हमने बुक मी के एजेंट के थ्रू बुक किए, चाहे वो किसी एयरलाइन की हो या किसी ट्रेन की हो या किसी बस सर्विस एक्सवाइजेड कुछ भी जी हम यूज करते हैं। जी, तो मैं मेरा समझ गया क्या आपकी बात। तो हमारा डेटा जो है वो बुक मी की ऐप पे सेव हो रहा होता है। और बुक मी जो है, लेट सपोज हमने पाक रेलवे की टिकट बुक कराई, तो बुक मी जो है ना उसको ऐसे सेव करता है कि ये बुकमी के थ्रू ऐप जो है, इसका एजेंट बुकमी था। और डिटेल्स उसके पास भी सारी यूजर्स की होती है कि जिसने बुक करा है उसका एनआईसी नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, नाम क्या है, किस टाइम उसने जाना है, कौन सी ट्रेन में उसने बुकिंग कराई है। वो सारी जी जी, डिटेल जो है आप वो दोनों जगह सेव होती है। हाँ, वो काम हम प्रिज्मा के साथ भी कर सकते हैं, प्रिज्मा के बगैर भी कर सकते हैं। प्रिज्मा हमें अगर हमने अपना स्कीमा बनाया हुआ है ना, हमने सेट किया हुआ है कि हमारी डेटाबेस किस तरह की है, तो हम बस एपीआई से डेटा लेंगे और अपनी डेटाबेस में उसकी एक कॉपी बना लेंगे, और जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो फिर हम एपीआई के डेटा से भी कर सकते हैं, अपनी डेटाबेस से भी कर सकते हैं। वो प्रिज्मा के बगैर भी कर सकते हैं हम, और प्रिज्मा के साथ भी कर सकते हैं। प्रिज्मा के साथ करेंगे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्रिज्मा के बगैर करेंगे तो थोड़ा लूज हो जाएगा, क्योंकि हम खुद सारे फंक्शंस बनाएंगे। लेकिन प्रिज्मा के साथ कर सकते हैं, उसकी उनकी एपीआई से डाटा आ रहा है, उसकी कॉपी बना के अपने डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, और कंपनी ऐसा करती हैं। लेकिन उनसे परमिशन लेनी पड़ती है जिनसे आप डाटा ले रहे हैं। अगर उन्होंने आपको अलाउ किया हुआ है तो आप कर लें, अगर पब्लिक है, वरना अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और अच्छा, कुछ मैं कंपनीज सर पूछती मैं भी हैं। मैं Please carry ऐड on. करूँ एक टॉपिक। जी जी, प्लीज़। अच्छा आसिफ भाई, जो आपका सवाल है वो ये है, मैं थोड़ा सवाल रिपीट कर देता हूँ बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, कि फॉर सपोज हमारी एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन कोई और थर्ड पार्टी एपीआई को यूज कर रही है। फॉर सपोज रेलवे की एपीआई मैं यूज कर रहा हूँ और bookme.com एक प्लेटफॉर्म है। अब बुकमी अपने पास जब कोई टिकट क्रिएट करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेलवे के डेटाबेस पे भी जाकर डेटा अपडेट करवाए। अब रेलवे तो अपने डेटाबेस का एक्सेस बुकमी को नहीं देगा, तो वो तरीकेकार क्या होता है, दो तरीके होते हैं, या तो रेलवे वाले उस बुकमी को एक एपीआई दे देते हैं, बुकमी एपीआई कॉल करके उस डेटा को अपडेट करवा देगा रेलवे वालों के पास, या तो दूसरा ऑप्शन है स्ट्रीमिंग सर्विस के बुकमी ने अपनी एक स्ट्रीमिंग सर्विस बनाई हुई है। जैसे ही बुकमी अपने पास डेटा अपडेट करता है तो रेलवे वालों के पास उस स्ट्रीम के थ्रू डेटा ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है, एपीआई कॉल करनी नहीं पड़ती। अब इन दोनों केस में प्रिज्मा को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? जैसा कि हुनैन ने बताया कि हमारे पास प्रिज्मा में अच्छी बात क्या है कि हम अपने कोड में स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो अगर हमारे पास किसी की थर्ड पार्टी एपीआई का डेटा हमारे पास आ रहा है तो उसको हमें स्कीमा कंसिडर करके, अब प्रॉब्लम एक ये है कि वहां पर स्कीमा फ्यूचर में चेंज ना हो जाए, उनका कोई वर्जन चेंज ना हो जाए इन फ्यूचर और एपीआई का स्कीमा चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रोडक्शन में। तो उस स्कीमा को हम अपने पास कोड में रख लेंगे कि हमारे पास एक स्कीमा बन गया, और फिर हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें भी हमें सेम स्कीमा मैप करना पड़ेगा जो रेलवे वालों का और वो भी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाएगी, फॉर सपोज बुकमी रेलवे भी यूज कर रहा है, एयरलाइन भी यूज कर रहा है और मल्टीपल दुनिया की सर्विसेज यूज कर रहा है। अब हर किसी के पास तो सेम डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो अगर मैंने किसी का डेटा स्ट्रक्चर आइडियल बना लिया अपने पास प्रिज्मा पे, तो फिर तो मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा कि हर प्रोवाइडर का अलग टेबल अलग कलेक्शन बनाऊं। तो यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप अपना स्ट्रक्चर बिल्कुल सेपरेट बनाएं, अपना जो स्कीमा है बिल्कुल अलग रखें, रेलवे वालों को अपडेट करें थ्रू द एपीआई, लेकिन आप अपना स्कीमा अलग रखें, दोनों को मैच नहीं करें, दोनों को एक जैसा यूज ना करें। सर जैसे बेसिकली बुकमी जो है ना सर, वो मल्टीपर्पज प्रोवाइड कर रहा है, वो एयरलाइन भी कर रहा है, वो ट्रेन भी कर रहा है, वो बसेस भी कर रहा है, बहुत सारी चीजों की, वो होटल बुकिंग भी कर रहा है बेसिकली। जी, तो तो जाहिर किसी सी के बात है एक डेटाबेस को हम आइडियल नहीं बना सकते ना स्कीमा सही को, सही क्योंकि बिल्कुल हमारे ऐसे पास तो होता है। मल्टीपल प्रोवाइडर है, तो हमें अपना स्कीमा अलग रखना है, उनका स्कीमा अलग है। हाँ, उनकी एपीआई कॉल करके उनको हम अपडेटेड डेटा दे देंगे जब भी हमारे पास कोई नई रजिस्ट्रेशन आती है। अदरवाइज हमारे पास जो स्कीमा बिल्डिंग हो रही है वो थ्रू द, ये समझ लें आपके पास जो आसानी होगी ना ओआरएम की, वो ये होगी कि आप अपने अपने कोड में स्कीमा बनाया हुआ और सेम स्कीमा मैप हो रहा है फॉर द टाइम बिंग डेटाबेस के साथ, मतलब सिंक हुआ हुआ है। आप अपने कोड में अच्छा स्कीमा सेट सर, कर दें, यहाँ पे एक उसको अपडेट क्वेश्चन है करवा के सर। वो सर डेटाबेस। सर एक अच्छा सवाल सर, मेरा ये और तो था। बात होगी ऐप्स की सर। यहाँ पे जो अभी जो बिगनर्स के लिए क्वेश्चन है सर, जी सवाल ये है कि जब अगर हम 3 स्कीमर्स बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और जब हम उनको माइग्रेट करते हैं, तो मोंगो डीबी में उसके जो है ना 3 टेबल्स क्रिएट होंगे, या एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर उसके जितनी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे, जिनके साथ हम उनका रिलेशन बनाएंगे सर। नहीं, जो भी आप बनाएंगे वो सब क्रिएट हो जाएगा, उसमें कोई गैप अच्छा, नहीं है। क्या? सर ये कभी हुनैन ठीक है सर, हुनैन भाई कैरी जो ऑन बता सर रहे थे, प्लीज। लिंक करने वाला जो ऑप्शन दे रहे थे सर, कि हम जो अच्छा, है वो इसमें ना लिंक कर माइग्रेट नहीं सकते हैं। होता,
प्रिज्मा ना दोनों के साथ चलता है, एसक्यूएल के साथ भी चलता है और मोंगोडीबी के साथ भी। जब आप एसक्यूएल के साथ चला रहे हो तो उसमें जो क्यूरी होती है माइग्रेट की होती है, और जब आप उसको नो एसक्यूएल के साथ मोंगोडीबी के साथ चला रहे हो तो हम उसमें डेटाबेस का स्कीमा पुश कर रहे होते हैं। ओके सर। मतलब आप कह सकते हैं ना कि प्लेयर ऐड कर रहा है, आपको इंडिपेंडेंस दे रहा है कि आप अगर स्कीमा सेम रखें लेकिन नीचे से डेटाबेस चेंज कर दें तो भी ये चलेगा प्रिज्मा, ठीक है ना? बट उसमें हमें पुल करवाना पड़ेगा फिर सर। ठीक है सर, हुनैन आप कैरी ऑन करें। सर अभी ना आपका कैमरा ऑन है। ओके, तो सब पहली चीज़ हमने क्या बताई कि हमारे डाटा की टाइप क्या है, कौन सा टेबल है, कौन सा कलेक्शन है, वो है स्टूडेंट। दूसरी चीज़ हमने बताई कि कौन कौन सी चीज़ें हम स्टूडेंट की सेव कराएंगे। जैसे अगर हमारे पास स्टूडेंट की 1000 चीज़ हो सकती हैं, स्टूडेंट की बुक्स कौन सी हैं, स्टूडेंट का सेमेस्टर कितने महीने का होता है, सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, वो 1000 चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन हमें डेटाबेस में क्या चाहिए वो हमने प्रिज्मा को बता दिया। हमें चाहिए आईडी उसकी, ताकि हम उसको अलग बाकी स्टूडेंट से सेपरेट कर सकें। अगर 2 स्टूडेंट सेम नाम के आ गए, 2 स्टूडेंट आ गए हुनैन नाम के, तो अब कंप्यूटर कंफ्यूज ना हो, हमारी डेटाबेस कंफ्यूज ना हो कि हम किस हुनैन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने आईडी दे दी, एक हुनैन आईडी 1 है, एक हुनैन आईडी 2 है। और हम स्टूडेंट जब भी डेटाबेस से बात करेंगे हम ये नहीं बोलेंगे डेटाबेस को कि मुझे हुनैन का डाटा चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर कंफ्यूज जाएगा कि कौन सा वाला हुनैन का चाहिए। हम डेटाबेस को हमेशा ये बोलेंगे कि हमें आईडी 1 वाला जो स्टूडेंट है उसका डाटा दे दो, नाम उसका जो भी है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी आईडी से हम डाटा उठाएंगे और उसकी आईडी से हम डाटा इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर आईडी ले ली, उसकी फुल नेम ले लिया, एज ले लिया, कोर्स ले लिया, फीपेड ले लिया। अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम स्टूडेंट के बारे में बता सकते हैं, जो कि बताना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि इसमें डाटा किस टाइप का सेव होगा। आईडी के अंदर अब अमूमन आईडी 1 सेव कराते हैं या 2 सेव कराते हैं या 3 सेव कराते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ क्लाइंट ऐसे बोलेंगे कि मुझे आईडी सेव करानी है 0001 या 0002 या AB123। उनका उनका कोई ना कोई स्कीम उनकी कोई ना कोई स्कीम होगी डेटाबेस की, जिस स्कीम के मुताबिक वो आपके डेटाबेस में डाटा सेव कराना चाह रहे होंगे। तो हम आईडी को एज अ नंबर भी सेव करा सकते हैं, उसकी जो डाटा है उसको हम नंबर भी कर सकते हैं, और हम इसको स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको नंबर रखते हैं। हम अभी सिंपल स्कीम रख रहे हैं 1 2 3 जैसे नॉर्मल होती है। दूसरी फुल नेम जो है, फुल नेम कभी भी नंबर नहीं होगा, या तो बूलियन होगा, बूलियन भी नहीं होगा, ट्रू आईडी फॉल्स भी नहीं। तो स्ट्रिंग इसको हम स्ट्रिंग रखेंगे क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स आएंगे। उसके बाद एज भी एक नंबर है। उसके बाद कोर्स जो है, कोर्स अब नंबर, कोर्स अब डिपेंड करता है कि हम कोर्स में क्या सेव करा रहे हैं। हो सकता है हम कोर्स में सेव करा रहे हैं कोर्स का नाम, जैसे मैं यहाँ सेव करा रहा हूँ BSCS। अब BSCS तो एक स्ट्रिंग है ना, तो मैं स्ट्रिंग सेव करा सकता हूँ। लेकिन हो सकता है, तो हमने थोड़ी देर पहले बात करी मैपिंग की, हम यहाँ पर मैप करा रहे हैं 2 टेबल्स को या 2 कलेक्शंस को मैप करा रहे हैं। वहाँ पर हम कोर्स सेव नहीं करेंगे, बल्कि कोर्स की आईडी सेव करेंगे। अगर मैं सेव कराना चाह रहा हूँ, अगर BSCS का मेरे पास अलग से कलेक्शन बना हुआ है, उसमें BSCS की सारी डिटेल है, यानी मैं सेव करा रहा हूँ कोर्स का नाम, कोर्स की फीस, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होगी, कोर्स में कितनी क्लासेस होंगी, कौन टीचर पढ़ाएगा। अब वो तो फिर मेरे स्टूडेंट के टेबल में सारा कोर्स का डाटा आ गया। मैं तो नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट का डाटा अलग से हो, कोर्स का डाटा अलग से हो। तो उसके लिए मैं कोर्स का एक अलग कलेक्शन बना के उसकी आईडी यहाँ पर दे दूंगा। जैसे 1 है कोर्स की आईडी, या 001 है, या 1001 है, जो भी कोर्स की आईडी है मैं यहाँ दे दूंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ कोर्स का नाम सेव करा रहा हूँ BSCS, तो फिर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे दूंगा। फिलहाल के लिए सिंपल रखते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, हम अलग से कोर्स की भी कलेक्शन नहीं बना रहे। उसके बाद हमारे पास आता है हमारी फीस पेड है या नहीं है। अब ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कुछ लोग यहाँ पर नंबर सेव कराते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि 0 जो होगा वो होगा ट्रू के लिए, और 1 जो होगा वो होगा फॉल्स के लिए, या इसको उल्टा भी करते हैं, 1 ट्रू के लिए, 0 फॉल्स के लिए। लेकिन यहाँ पर हम इसको भी फ़िलहाल के लिए बूलियन रख देते हैं। उसके बाद हम इसको मज़ीद चीज़ें बता सकते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है लेकिन अच्छी बात है बताना। उसमें क्या आता है, उसमें एक चीज़ हमारे पास आती है कि अगर यूज़र ने हमें ये प्रॉपर्टी देना भूल गया, मिसाल के तौर पे यूज़र ने हमें फुल नेम बता दिया, यहाँ पर उन्होंने एक स्टूडेंट पुश कराया डेटाबेस में, उसका नाम बताया हुनैन, एज बताई, कोर्स बताया, फ़ी पेड बताई, लेकिन आईडी बताना भूल गया। तो हम क्या करें, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें आईडी को।
और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने, अगर वो आईडी बताना भूल गया, आईडी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हो जाए 0। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, अगर उसने 10 स्टूडेंट एंटर किए, 5 की आईडी बताना भूल गया और पाँचों में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 चली गई या 1 चली गई, फिर तो जो हमारा मकसद था आईडी बनाने का वो तो फौत हो गया। आईडी बनाने का हमारा मकसद था कि आईडी एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो सब स्टूडेंट की अलग हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम आईडी पे लगा देंगे तो फिर आईडी क्या करेगी, आईडी सेम हो जाएगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर हम एक एसक्यूएल डेटाबेस में ज़्यादातर और नो एसक्यूएल दोनों में चीज़ इस्तेमाल होती है, वो होती है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट नाम से भी पता चल रहा है, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। यानी पुरानी आईडी की वैल्यू अगर 3 थी तो अगली 4 हो जाएगी, पुरानी अगर 4 थी तो अगली 5 हो जाएगी, पुरानी अगर 6 थी तो अगली 7 हो जाएगी। ये नंबर्स पे काम करता है, स्ट्रिंग पे ये काम नहीं करेगा। इसको हम यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं, अब कैसे देंगे वो हम कोड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ऑटो इंक्रीमेंट दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर वो नाम बताना भूल जाए तो हमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे, तो ये फील्ड जो हो गई रिक्वायर्ड हो गई, ये फील्ड ज़रूरी है। अगर वो नाम ना दे, वैसे अमूमन जो आईडी होती है वो हम यूज़र से मांगते ही नहीं है, आईडी हम डेटाबेस पे खुद ही जनरेट करते हैं, क्योंकि यूज़र अब याद नहीं रखेगा कि कौन सी आईडी पुराना स्टूडेंट की आईडी क्या थी। और अगर वो याद रख भी लेगा तो 2 स्टूडेंट ने अगर एक टाइम पे स्टूडेंट 2 अगर यूज़र बैठे हुए थे, एक यूज़र लाहौर में बैठा हुआ है, एक यूज़र कराची में बैठा हुआ है, दोनों ने सेम टाइम पर स्टूडेंट की एंट्री पुश स्टूडेंट को एंटर किया। एक कराची वाले ने स्टूडेंट एंटर किया हुनैन, लाहौर वाले ने स्टूडेंट एंटर किया सलीम, और दोनों ने अपनी स्टूडेंट की आईडी 39 रख दी। अब दोनों को नहीं पता, अब लाहौर वाले को नहीं पता है, कराची वाले ने भी बिल्कुल मेरे साथ एंट्री करी है और कराची वाले को पता है लाहौर वाले ने एंट्री करी है, तो दोनों की आईडी सेम हो जाएगी। तो इसलिए हम आईडी जो ऐसा टेबल है जो हम डेटाबेस पे जनरेट कराते हैं, यूज़र से नहीं मांगते, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमें हमें बहुत सारे इफ़ लगाने पड़ेंगे कि 2 एंट्रीज आ गई फिर दोनों का सेम है, तो इससे बेहतर यह है कि हम डेटाबेस पे ही कर लें, यूज़र से आईडी मांगे ही ना। ये अगर हो गया ना, यहाँ पे ईमेल आईडी ले लें और उसको यूनिक रख लें तो भी हो सकता है ये। ईमेल आईडी हाँ कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी यूनिक कर सकते हैं, लेकिन सर अब 2 लेकिन मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। नॉर्मली सर टेबल्स के अंदर ऑटो इंक्रीमेंटर ही सर होता है वैसे। हाँ वही मैं बता ऐसे रहा हूँ कि इसमें तो या हम बैकएंड पे ही जनरेट करते हैं, जो आईडी सर है वो बैकएंड पे ही जनरेट करते हैं। स्टैंडर्ड है ये बिल्कुल। जी, आईडी जो हम बैकएंड पे जनरेट करते हैं, क्योंकि फिर हमें बहुत सारे इफ़ लगाने पड़ जाएंगे, उससे बेहतर है कि पहले ही हम आईडी बैकएंड पे जनरेट कर लें। अब जो आसिफ भाई ने बात करी, ईमेल आईडी को भी हम यूनिक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम हर टेबल में ईमेल आईडी नहीं ला सकते। अगर एक डेटाबेस मेरे पास है जिसमें मैं अपने कार्स की इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा हूँ, मैंने अब होंडा सिविक की ईमेल आईडी क्या होगी, या फिर होंडा सिविक का 2020 वाला मॉडल है, 17 वाला मॉडल है, इनकी ईमेल आईडीज़ क्या होगी। तो अब हर टेबल में तो ईमेल आईडी नहीं हो सकती ना। या फिर अगर मैं मेरे स्कूल्स हैं और मैं स्कूल के कैंपसेस की इन्फॉर्मेशन सेव करा रहा हूँ, तो वहाँ ईमेल आईडी चल सकती है। लेकिन अगर मैं स्कूल में अगर मैं किसी इसकी बुक्स की डेटाबेस है कि यही बुक्स हैं, अब बुक्स की ईमेल सब एड्रेस तो नहीं हो सकता। ईमेल आईडी। जी, ईमेल एड्रेस ईमेल आईडी। हाँ सर मीटिंग का टाइम शायद एंड चल रहा है। हाँ, तो मीटिंग इस ऑटो का टाइम एंड हो रहा है, तो आईडी मैं में नई लिंक भेजता हूँ। मैं आपको नई लिंक भेजता हूँ मीटिंग की।